प्रेशर इज अ प्रिविलेज, नो डाउट, बट प्रेशर में अपने माइंड को एकदम ज्यादा वो नहीं कर देना है कि वो पढ़ ही ना पाए, उसको मन ही ना हो पढ़ने का। कुछ भी आज पढ़ाया है मुझे, वो मैं आज तो रिवाइज करूंगी, वो मैं कल यानी सेकंड डे पर भी रिवाइज करूंगी, देन उसके सेवंथ डे पर भी रिवाइज करूंगी, एंड उस दिन से लेके 21st डे पर वो वापस रिवाइज करूंगी। जो प्लान तो करते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लाइक हम तो सोचते, हमको पता है कि हम जो पोमोडोरो टेक्निक होती है, ये टेक्निक होता है, हमको सब पता है, तो हम इम्प्लीमेंट कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो आपने एंड तक फॉलो किया था कि क्या किया था? डे इन लाइफ ऑफ जलसा कैसा था? जलसा तो बिल्कुल भी नहीं था उस लाइफ में। एक पढ़ाई करने का अलग मजा होता है, वो था, बट एज सच मैं बोलूँ तो कुछ भी जलसा नहीं था। कोई बंदा ऐसा एवरेज स्टूडेंट है जिसको रैंक लाना हो, तो कैसे प्लान कर सकता है? वो ऑप्शन में वो चीज निकल जाएगी, यही सोच के पढ़ना है उस टाइम पे, तो फिर देखा जाएगा 3 घंटे में जो होगा। उस टाइम पे उसका प्रेशर नहीं लेना है, बस पढ़ते ही जाना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अभिस आर अटेम्प्ट राइज एंड कॉन्कर। तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक पंड्या और मेरे साथ है सीए फाइनलिस्ट जल शाह, जिसने अभी ऑल इंडिया रैंक 42 स्कोर किया है मे 2026 अटेम्प्ट में। तो वेलकम जल। अभिषेक, हेलो तो अभिषेक। हेलो जल, तो कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंकर बनके? अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक मैंने पहले भी बोला था कि मैंने रैंक कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 42। सो आई राइट नाउ आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द फीलिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत इसमें रिजल्ट भी बहुत कम आए, 8.47% अच्छा। रिजल्ट। अराउंड 2820, मतलब 2800 के अराउंड सीए फाइनलिस्ट बने लोग, बहुत ग्रुप लिए गए। उसमें से टॉप 50 में आना, इट इज अ बिग अचीवमेंट, सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो हम वन बाय वन चलते हैं कि आपने कैसे प्लान किया, स्ट्रेटेजी, क्लासेस कब तक खत्म किए, आपने कैसे टैकल किया, कितने रिवीजन किए, वन बाय वन सब चलते हैं, ठीक है? ओके। तो जल, पहले बताओ, आपने राइट आफ्टर द फाउंडेशन आपने इंटर की क्लासेस कब ली थी और कब तक खत्म कर दी थी आपने? मैंने एक्चुअली फाउंडेशन मैंने दिया था May 25 में, तो उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तो स्टिल मैंने इंटर की पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दी थी, बिकॉज आई वॉज बिट श्योर कि मैं फाउंडेशन तो क्लियर कर ही लूंगी। तो उसके बाद जून से मेरी इंटर की स्टडी स्टार्ट हो गई थी, एंड देन रिजल्ट आने के बाद थोड़ा ज्यादा प्रेशर भी आया इंटर का, एंड उसके बाद थोड़ी ज्यादा अच्छे से हुई। राइट राइट, एंड कब तक खत्म हो चुकी थी? एंड अगर फर्स्ट टाइम पूरा बोलूँ मैं कि फर्स्ट टाइम, तो वो मेरा आई गेस 4 मंथ्स पहले फर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका था, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट में। ऑल द एंड उसके क्लासेस बाद फिर विद मेरे, सॉरी, ऑल द क्लासेस विद द टेस्ट सीरीज। यस यस, ऑल द क्लासेस विद द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग राइट, फॉर एंड द फर्स्ट टाइम। 4 मंथ्स जो लास्ट के एग्जाम के टाइम पे आपने कैसे प्लान किया था? मतलब आपने कुछ प्रॉपर प्लान किया था कि ऐसे ही जो हाथ में आए उठा रहे थे, या कैसे आपने रैंडमली स्टडी किया था? वन बाय वन आप। नॉट एट ऑल। या एक्चुअली द थिंग वाज, जब मैं पढ़ रही थी 4 मंथ्स पहले भी, तो मैं एक रूल फॉलो कर रही थी कि 1 to 7 21, मतलब जो कुछ भी आज पढ़ाया है मुझे, वो मैं आज तो रिवाइज करूंगी, वो मैं कल यानी सेकंड डे पर भी रिवाइज करूंगी, देन उसके सेवंथ डे पर भी रिवाइज करूंगी, एंड उस दिन से लेके 21st डे पर वो वापस रिवाइज करूंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी थी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मतलब इसको अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना किसी सब्जेक्ट को, स्पेशली थियोरी को, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको मतलब भूलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके से याद हो जाएगा वो चीज, एंड उसके बाद काफी रिविजन्स 4 मंथ्स में भी किए। इन प्रैक्टिकल्स में आई डोंट थिंक इतनी नीड है, बट थियोरी में यस, इट विल हेल्प अ लॉट। एंड राइट फिर राइट 4 मंथ्स जो बचे थे उसको भी मैंने बैठ के, मतलब पूरा कितने सब, मतलब कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देना है, उस हिसाब से पूरा प्लान बनाया था, एंड उसके बाद रिविजन किया था। राइट ऑल्दो राइट। प्लान सक्सेसफुली सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, बट आई ट्राइड माय ऑब्वियसली प्लान तो ऑब्वियसली पूरे तो नहीं होते, पर 80-20%, 80-90% भी अगर हो जाए तो भी लोग पास हो जाते हैं। वो भी बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ा-सा हेक्टिक ही रखा था मैंने अपना प्लान भी, मुझे पता था पूरा तो नहीं होगा, बट जितना होगा उतना भी बेनिफिशियल रहेगा, इस तरीके से रखा था। वन मोर थिंग, आपने जो रूल बोला 1 2 4 7, लोग 1 to हम लोग 7 हाँ, 1 2 7 20। 21 ओके 21। ओके, 21। तो आप, हम जो प्लान तो करते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लाइक हम तो यस। सोचते हैं, हमको पता है कि हम जो पोमोडोरो टेक्निक होती है, ये टेक्निक होता है, हमको सब पता रहता है, पर इम्प्लीमेंट कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो आपने एंड तक फॉलो किया था कि क्या किया था आपने? नहीं, नहीं, बीच में एक्चुअली टूट भी गई थी ये लिंक। मैं मतलब कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं भी कर पाई थी। बट एक होता है ना कि जिस टॉपिक में मैं ये अप्लाई नहीं कर पाई हूँ कंसिस्टेंटली, वो टॉपिक्स मैंने बाद में उस टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज़ किया था। एंड जो जिस टॉपिक्स में मैंने वो फॉलो कर लिया था, उसको थोड़ा कम रिवीजन दिया था बाद में, तो एक बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि हर एक चीज़ को बस रीड करते जाओ, नो। एक पूरा बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि कौन से टॉपिक को कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिवाइज़ किया है, मुझे क्या आता है। वो खुद को सेल्फ एनालिसिस भी करना पड़ता है कभी-कभी तो। हर राइट टाइम राइट। तो ये काम नहीं करा था, मेरे मेरे केस में तो नहीं किया था ये। हाँ हाँ, राइट राइट। तो हम वन बाय वन चलते हैं। पहले आपको, अपने ऑडियंस को अपने जल शाह मैडम के मार्क्स दिखा देते हैं। अकाउंट में आई ओके, 77, लॉ में आई 56, यस। टैक्स में आई 74, कॉस्टिंग में आई 94, ऑडिट
ऑडिट में आई 74 एंड एफएमएस में आई 68। मोस्ट ऑफ सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है एक्सेप्ट लॉ। तो सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं, आपके लॉ में क्यों कम आता है? एक्चुअली पहले से मेरा लॉ के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा है, तो लॉ तो मतलब ठीक है, मैंने लॉ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, बट एक होता है ना कि जो आप 3 आवर्स पेपर लिख रहे हो उसमें भी आपको प्रॉपरली बैठ के सब सोच के प्रेजेंस ऑफ माइंड भी थोड़ा बहुत वर्क करता है, एंड लॉ में वो मेरा नहीं हुआ था, मतलब मेरा छूट भी गया था पेपर, एंड वो चीज वर्क नहीं की थी मेरे केस में। तो उसके कारण लॉ में थोड़े से कम आए हैं, एग्जाम्शन नहीं स्कोर कर पाई हूँ। लॉ में हाँ, यही मतलब प्रॉब्लम हुआ फोर था, मैं वो मार्क्स 3 आवर्स में नहीं कर पाई थी। मतलब 4 मार्क्स ज्यादा आ जाती तो सब में एग्जाम्शन होता यस, है। बट यू अनफॉर्चुनेटली शुड ट्राई यू शुड ट्राई रीचेकिंग। नो नो नो, आई एम completely fine with this. ओके ओके। एंड है, पहले मैंने जब रिजल्ट देखा तब मैं स्ट्रेंथ था, क्योंकि ऑडिट में आई 74 और लॉ में Yes. 56 आए, क्योंकि दोनों थियरी सब्जेक्ट है। बट ऑडिट पहले से मैंने, आई गेस मैंने ऑडिट में ज्यादा मेहनत भी करी थी, लॉ से ज्यादा रिविजन्स दिए थे ऑडिट को, एंड रिटर्न प्रैक्टिस भी की थी मैंने ऑडिट की, जितनी लॉ की नहीं की थी मैंने। सो ये मे बी एक रीजन हो सकता है। राइट राइट। ठीक है, तो मैडम हम वन बाय वन सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी चलते हैं। एक पहले ओवरऑल, अगर किसी के पास 4 महीने है तो कैसे प्लान कर सकता है? तो आप ओवरऑल पूरी स्ट्रेटेजी बताइए, आपने क्या क्या चीजें, मतलब आपका रूटीन क्या था, आपने कैसे प्लान किया, ईच सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, और ए टू जेड आपको दिमाग में जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड टू प्लानिंग स्ट्रेटेजी, आप सारी बोल सकते हो आप। ओके, तो अगर कंप्लीटली 4 मंथ्स में, आप वही पूछ रहे हो ना कि अगर 4 मंथ्स में जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो कैसे करना है, नॉट राइट? अबाउट जीरो, अगर रिवीजन करना हो किसी को जीरो, तो मे बी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर या जीरो। फिर नॉट पॉसिबल। मतलब किसी के एक बार क्लासेस हो चुके हैं, जिसने भी ऑनलाइन लिया ऑफलाइन लिया, एक बार क्लासेस हो चुके हैं और 4 to 3 months बचे अपने पास, तो कोई बंदा ऐसा यस। एवरेज स्टूडेंट है जिसको रैंक लाना हो, वो कैसे प्लान कर सकता है आगे? ओके, तो उसके लिए ना, तो अभी सिर्फ 3 to 4 मंथ्स बचे हैं, एंड अगर आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं है देन इट इज कम्प्लीटली फाइन कि आप 10 आवर्स का स्टडी, मतलब वो तो मिनिमम है 10 आवर्स का शेड्यूल तो, बट अगर आपके बैकलॉग्स भी है देन ट्राई टू एक्सटेंड इट टू 12 to 14 आवर्स, एंड लेके बैठो। एग्जैक्टली कितने दिन है आपके पास वो गिनो। उसमें भी कुछ अनसर्ट, लेट्स से 4 मंथ्स है तो हम 100 डेज गिनते हैं कि 100 डेज हमारी स्टडी हो पाएगी। उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटीज आ सकती है ना, लाइक कुछ कुछ दिन हमारा मूड नहीं होता, या फिर लेट्स से तबियत खराब हो गई एंड ऑल दैट, तो उसके लिए भी 10 दिन जाने दो, बट 10 दिन इज द मैक्सिमम। फिर ये जो 90 डेज बचे हैं उसको एकदम प्रॉपरली प्लान करना है। लेट्स से हम 12 आवर्स का शेड्यूल बना रहे हैं, तो 12 आवर्स हम कोई एक सब्जेक्ट को लेके तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा माइंड भी एक सब्जेक्ट को 12 घंटे तक नहीं पढ़ पाता है। तो फिर वो 12 आवर्स में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं या 3 सब्जेक्ट करने हैं, 2 to 3 सब्जेक्ट्स आर इनफ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फिर। तो उसको प्लान करो, अगर 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 6 आवर्स के 2 स्लॉट्स, एंड 3 ले रहे हो तो आई गेस 4 आवर्स, 4 आवर्स के 3 स्लॉट ऐसे डिवाइड कर दो, एंड फिर ये भी आप प्लान में इंक्लूड करो कि उस 4 आवर्स में मैं क्या क्या पढ़ूंगी, लाइक पीवाईक्यू करूंगी, आरटीपी करूंगी, एमटीपी करूंगी, या फिर थियोरी सब्जेक्ट है तो मैं कैसे रिटर्न प्रैक्टिस करूंगी, क्या रिवाइज करूंगी, कैसे रिवाइज करूंगी। ये पूरा एक प्लान बनाओ, एंड प्लान नहीं फॉलो होगा, हर एक टाइम पे नहीं फॉलो होगा, दैट इज ओके विथ इट, बट पूरा बड़ा प्लान एक साथ में मत बना देना। अगर 90 डेज का प्लान बना रहे हो तो पहले 10 दिन प्लान करना, 10 दिन हो उसके बाद दूसरे 10 दिन, ऐसे पूरा प्लान होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाओ, एंड उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे करते जाओ, लॉन्ग टर्म प्लान एक साथ मत बनाना। नहीं तो क्या होता है, अगर हम अचीव नहीं कर पाते ना तो बहुत सारे ये हो जाता है कि मैंने ये भी नहीं किया है, वो भी नहीं किया है, बट शॉर्ट टर्म प्लान होता है तो इट्स ओके, टाइम है हमारे पास वो सब करने के लिए, ये भी होता है दिमाग में। सो दैट विल वर्क, आई थिंक। मेरा तो राइट यही राइट। था, मैंने यही किया था। राइट राइट। तो आप वन बाय वन चलते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट में आपने क्या क्या रेफर किया? अकाउंट्स में मैंने जो भी पीवाईक्यूज होते हैं, मोस्टली पीवाईक्यूज किया है, एंड जो भी मॉड्यूल होती है आईसीआई की वो की है, एंड जो अपने क्लासेस में या कहीं पे जाते हैं तो वहां से कोई बुक अगर दी हो तो वो एक बार रेफर करनी है तो वो, बाकी एंड एएस में यस थियोरी, थियोरी भी मैंने पढ़ी है। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं ना, थियोरी पढ़ते नहीं, बोले सम कर लेंगे, अकाउंट्स में क्या है थियोरी पढ़े, बट नो, एएस में थियोरी पढ़ने से उसकी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एंड सम सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प होती है। तो एएस में थियोरी भी पढ़ी है, एंड बाकी जैसे अमालगमेशन हो गया, सीएफएस हो गया, उन सबकी रिटन प्रैक्टिस। और पीवाई की मतलब जो आईसीआई रिलीज करती है वही पीवाई की, राइट? आईसीआई की पीवाईक्यूज। या बिकॉज आईसीआई मटेरियल इज ब्रह्मास्त्र, मतलब वो नहीं किया तो मतलब आप। ब्रह्मास्त्र है, वो नहीं किया तो फिर आप भूल जाओ, वो तो मस्ट है, पीवाईक्यूज तो करना ही है। आरटीपी एमटीपी आई थिंक इस बार जो मेके थे वो मैंने किया था, बट वो इतना वर्थ नहीं लगा, तो आई थिंक यू कैन टेक अ चांस विद दैट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, टाइम है तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप करो ही, बट टाइम नहीं है तो यू कैन टेक अ चांस, बट पीवाईक्यू के साथ नहीं कर सकते आप ये चीज। राइट राइट। सेकंड, ये लॉ की बात है, लॉ में आपने कितने रिवीजन किए थे और कैसे किए थे आपने? क्योंकि 56 मार्क्स भी नॉट इतने कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा ही है। सो लॉ में मैंने पूरा लॉ 9 टाइम्स रिवाइज किया था। 9 टाइम्स? या
बट द थिंग इज लॉ के केस में ना, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रही हूँ कि वो 3 घंटे में ना अपना दिमाग ठिकाने रख के रखना, एंड उसमें भी अपने आप को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे मैं क्या लिख रही हूँ। जैसे मेरे साथ भी हुआ था एमसीक्यू में, बहुत ही इजी एमसीक्यू थे, बट आई थॉट नहीं आईसीआई इतना इजी नहीं पूछ सकती करके मैं गलत करके आ गई थी। तो ये भी एक फैक्टर था जो मुझे प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से मेरे मार्क्स गए हैं। तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। लॉ में डेफिनेटली आपको केस स्टडी समझ के सॉल्व करने में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए भी पीवाईक्यू तो है ही, पीवाईक्यू तो करने ही पड़ेंगे लॉ में भी। बट कंपैरेटिवली अकाउंट से थोड़े कम, एक बार सारा अंडरस्टैंडिंग सही से लेना है लॉ में, तो आपने पूरा रिटन रट्टा प्रैक्टिस मार की के। थी? वही थोड़ी कम पड़ गई मेरी लॉ में, बट करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। मैंने इतनी नहीं की थी, मैंने कुछ पेपर प्रैक्टिस भी बहुत कम हुई थी मेरी लॉ में। लॉ में मे मैं भी ज्यादा अगर लॉ में 60 मार्क आ जाते तो रैंक अच्छी भी आ जाती आई गेस। 4 मार्क्स का फर्क पड़ता तो, या 3 की लाइन में कोई रैंक आ जाती। वो अच्छी तो है, है। 42 भी अच्छी है, काफी लोगों का सपना होता है टॉप 50 में आने का। या नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन में डीटी आईडीटी में। वन मोर थिंग आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रेफर किया था, लाइक सब में स्टडी मटेरियल यूज किया था या एनी अदर मटेरियल आपने यूज किया होगा? आर यू आस्किंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स? ऑल दी सब्जेक्ट। Yeah. So in accounts, obviously study material and ICI के PYQs and modules. लॉ में भी स्टडी मटेरियल, उसमें तो कम्प्लीटली स्टडी मटेरियल ही यूज किया था मैंने, उसमें आईसीआई के मॉड्यूल्स इतनी नहीं रेफर की थी मैंने। डीटी आईडीटी में भी ऑल्सो पीवाईक्यूज एंड स्टडी मटेरियल। एंड एक बार मैं मॉड्यूल को भी गो थ्रू तो किया था, लाइक कंप्लीटली छोड़ दिया ऐसा भी नहीं था, मॉड्यूल को भी गो थ्रू किया था। कॉस्टिंग में टेक्समैन की क्रैकर इज गुड वन, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए वो भी अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स मॉड्यूल आल्सो, एंड उसमें पीवाईक्यूज भी, मतलब कॉस्टिंग में तो सिर्फ आपको नए नए सम्स ट्राई करने रहते हैं, तो आप एक सम 10 बार नहीं कर सकते, तो जितना जहां से मिले नया नया वही सब ट्राई करना है। एंड ऑडिट में तो आईसीआई के मॉड्यूल ही ब्रह्मास्त्र है उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन रेफर पीवाईक्यूज एंड ऑल दैट। बाकी तो इतना कुछ है नहीं ऑडिट में, मॉड्यूल कर लो दैट्स इट। एंड एंड एफएमएसएम। इफ आई टॉक अबाउट एफएमएसएम, एफएमएसएम देन में भी एसएम में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी वो उसकी मॉड्यूल ही ब्रह्मास्त्र है और कुछ भी नहीं करना है। एंड एफएम के केस में या स्टडी मटेरियल पीवाईक्यू सब कुछ करना है, उसमें भी मैंने वही किया था। मतलब इन शॉर्ट स्टडी मटेरियल करके जाओ सब कुछ हो जाएगा आपका। आईसीआई की स्टडी मटेरियल जो है ना मॉड्यूल्स, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए ब्रह्मास्त्र है। मतलब वो नहीं किया तो आप भूल ही जाओ कि आप पास भी हो पाओगे, आईसीआई का मटेरियल बेस्ट है। क्योंकि आजकल लोग स्टडी मटेरियल कम और जो कोचिंग वगैरह की जो फैकल्टीज जो प्रोवाइड करती है कि ये 20 पेज के अंदर पूरी समरी मिल जाएंगे आपको, यही पढ़ के जाओ, तो वही सी, रेफर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो रेफर नहीं करना चाहिए, अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है दिमाग में, आपको अच्छी लग रही है तो करो, नो डाउट। मैंने खुद ने भी की है, बट आप मॉड्यूल को ऐसे छोड़ मत दो, एक बार उसको भी गो थ्रू करो। आप मॉड्यूल में जैसे गो थ्रू करोगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो कोचिंग वगैरह से दिया होता है उसमें भी कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा, या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो मॉड्यूल में से पढ़ के समझ में आ जाता है वो पॉइंट कई बार। तो ये सब भी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है ना कि टेक्स्ट में आपको बहुत काम करती है। एंड जैसे May 26 का पेपर बोलूँ तो थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मुझे यही सब चीजें काम आई थी जो मैंने खुद से गो थ्रू किया था। एंड आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट भी खोलो इनकम टैक्स में, सिर्फ मॉड्यूल इज ऑल्सो नॉट इनफ इन दैट, डायरेक्ट भी एक बार देखो खोल के क्या है कैसे है सब एंड ऑल दैट। क्योंकि तो एट इंटरमीडिएट लेवल पे लोगों को इतनी मेच्योरिटी नहीं आती है, क्योंकि लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि भाई शॉर्टकट में सब हो जाए तो अच्छा है। आप डायरेक्ट की बात कर रहे हो, काफी लोग तो जो स्टडी मटेरियल वो ओपन करने से डरते हैं कि इतनी सारी पेजेस कौन पढ़ेगा। सो इट इज वो कंफर्ट कि आप वही कि आप कंफर्ट के मत पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, क्लैरिटी के पीछे भागो। यस, आप शॉर्टकट ढूंढने जाओगे तो फिर आपको शॉर्टकट ही मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा फिर आईसीआई भी आपको शॉर्ट मार्क्स ही देगी। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, यू हैव टू स्टडी हार्ड, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है चीजें, ऐसे नहीं होता है। आपको गो थ्रू एक बार, मैं तो बोलूंगी आप करो, आईसीआई की मॉड्यूल तो पढ़नी चाहिए टेक्स्ट में, अगर टाइम है तो डायरेक्ट भी खोलो, व्हाई नॉट। कुछ ऑब्वियसली चीजें ऑब्वियसली टाइम मॉड्यूल में देखो। भी उन लोगों ने नहीं लिखी होती है, सॉरी। मतलब मॉड्यूल में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो इतना डीप हाँ। में नहीं गए होते, तो डायरेक्ट में वही चीज एकदम डीप में भी लिखी होती है, तो हम्म। डेफिनेटली डायरेक्ट भी। राइट, सो बैक टू द टॉपिक। आपने अकाउंट का बता दिया, लो का बता दिया, अब टैक्सेशन में मैंने आपको स्टॉप कर दिया था, तो टैक्सेशन की बात करते क्या हैं। है इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स में थियरी पूरी रटनी नहीं है, समझनी है अपन को। आपके नंबर ऑफ रिविजन्स कम हो सकते हैं, बट यू हैव टू क्लियर योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्स। नहीं समझ में आ रहा है तो, लाइक मेरे साथ ना बहुत बार ये चीजें होती थी कि मुझे इनकम टैक्स में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, अपने जो कोचिंग मटेरियल में है वो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आते थे। मैं वही चीज को डायरेक्ट में भी देखती थी, आईसीआई की मॉड्यूल में भी देखती थी, फिर तीनों को कंपेयर करती थी एंड देन एक कंक्लूजन निकालती थी। एंड उसका मेरा अलग नोट होता था जिसमें वो कंक्लूजन वो लिख देती थी मैं। तो ये खुद से भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी इनकम टैक्स में। एंड फिर उसमें सम प्रैक्टिस मैटर्स मोर, उसमें आपको नए नए सम्स ज्यादा ट्राई करने पड़ेंगे, एंड जो 40 मार्क्स का आता है कंपटीशन का सम,
आई वुड सजेस्ट कि वो वाले ज्यादा करो, तो आपको जो छोटे छोटे आते हैं वो तो आ ही जाएंगे, फिर नो डाउट आ जाते हैं वो सारे सम्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट आपने जीएसटी, आपने सॉरी, इनकम टैक्स में मतलब कितनी प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह? क्वेश्चन पेपर्स तो मैंने बहुत सारे एक्चुअली, मैंने अराउंड 100 सम्स ट्राई किए होंगे 14 मार्क्स के, 80 to 100 सम्स, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सब मिला के इतने हुए होंगे, एंड हम्म, आईसीए के मॉड्यूल के सारे सम्स मिला के इतने हुए होंगे अराउंड। एंड फिर जो छोटे, लाइक पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, सैलरीज हो गया, उसके जो छोटे छोटे सम्स थे वो तो मैंने ऊपर ऊपर से गो थ्रू किए थे, इतने किए नहीं थे। हम्म, तो यही मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो 14 मार्क्स के आप बड़े बड़े सम्स ट्राई करते हो ना, वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं, छोटे सम्स के कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर हो जाते हैं मोस्टली। एंड जो फिर टेक्निकल पॉइंट्स है इन सब हेड्स में, उसके लिए आप अलग से सम्स ट्राई करो, नहीं करो कंप्लीटली ऐसा भी नहीं है, बट टेक्निकल पॉइंट्स के लिए करो वो फिर। एंड got it। इफ आई टॉक अबाउट जीएसटी, सो हम्म, जीएसटी में प्रोविजन से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें हाँ मतलब समझना भी है कंप्लीटली, एंड वर्ड टू वर्ड तो इसमें भी नहीं जाना है हमें, इसमें भी सम प्रैक्टिस मैटर्स मोर। एंड इसमें भी आई वुड से कि जो 10 मार्क्स वाले आते हैं वो भी करो, एंड जो बाकी सम्स आते हैं वो भी करो, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि वो करोगे तो ये भी आ जाएंगे, इसमें तो सारे करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। हम्म, एंड इसमें नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा लग सकते हैं, बिकॉज जो फिफ्थ आई गेस वो एग्जामिशन वाले जो चैप्टर्स है वो बहुत बड़े हैं, एंड उसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं बड़े बड़े सम्स में, तो उसमें नंबर ऑफ रिविजन इनकम टैक्स से ज्यादा भी लग सकते हैं। जीएसटी में मेरे लगे थे, जीएसटी में नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा लगे थे मेरे। इस मैंडेटरी, क्योंकि बहुत थियरी है ना, तो याद करना बहुत रहते हो। यस आरसीएम का यस, कॉन्सेप्ट, आईएसटी का कॉन्सेप्ट। सबका सबका आरसीएम में याद रखना, कौन से आइटम में क्या है, कौन सी कंडीशन है, सब भी याद रखनी पड़ती है। मेरे उल्टे, मेरा आरसीएम से एग्जाम में जाता था, एग्जाम से आरसीएम में जाता था मेरा। मेरा पूरा मिक्स होता हाँ, था इसी में। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ उसमें रिविजन ज्यादा ही लगेंगे, जीएसटी में इतना इनकम टैक्स में नहीं लगेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में वही, जहां से जितने सम्स मिल रहे हैं ट्राई करते जाओ, एक ही सम बस रिपीट करते मत बैठ जाओ, अगर कोई लगे बहुत ही अच्छा सम है तो उसको मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर लिया, 4 बार रिपीट कर लिया, उससे ज्यादा तो नहीं। एंड बड़े बड़े सम ज्यादा ट्राई करना है कॉस्टिंग में भी, एंड खुद से करना है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देके सॉल्व किया, नो, खुद से करना है कॉस्टिंग में तो। एंड उसके बाद अगर आप बहुत ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 2-3 घंटे तक एक ही सम सॉल्व कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, फिर जाके आपने थोड़ी बहुत सॉल्यूशन की हेल्प ले ली, दैट इज फाइन, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी देखना पड़ता है, बट पहले तो खुद से ही ट्राई करो, नए नए सम्स ट्राई करो कॉस्टिंग में, तो वही है। आपने थियरी किया था कॉस्टिंग? नो, कॉस्टिंग में सीधे थियरी नहीं स्किप किया किया था था आपने? मैंने, प्रैक्टिकल इनफ ओनली, अगर आपको प्रैक्टिकल सही से आता है देन डोंट गो फॉर थियरी ना। या बस देयर इज चांसेस लाइक एएफएम का पेपर जैसा है, उस हिसाब से अगर कुछ कॉस्टिंग में भी आ जाए तो थियरी इज सेवियर। सीए इंटर में ना यू कांट, मतलब आप 100% श्योरिटी नहीं रख सकते हो, कुछ तो छूटेगा ही आपका, हर एक चीज का पढ़ के नहीं जा पाओगे, कई कई चीजों में ना रिस्क लेना पड़ता है, एंड दैट शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, तो वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। जैसे मैंने देखा था, मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि 6th क्वेश्चन में ही थियरी आती है, बाकी फर्स्ट 5 जो होते हैं वो सम्स के ही होते हैं, तो मैंने एक चांस ले लिया कि हाँ मैं थियरी स्किप कर सकती हूँ, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड कि अगर थियरी आई तो मैं कंप्लीटली ब्लैंक तो नहीं हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी सम्स करते वक्त डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से मैं लिख सकती हूँ, तो कंप्लीटली जीरो तो मुझे नहीं ही मिलेगा, तो इतना थोड़ा बहुत प्रिपेयर रही थी मैं, बट कंप्लीटली थियरी ऐसे मैंने रीड नहीं की थी कभी भी, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसके बेसिस पे लिख दो, कोई बट प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही मिला तो मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, बट अपना प्रैक्टिकल आपने स्ट्रॉन्ग किया होगा ना, कि उसकी वजह से आपने चांस लिया। यस, एक्चुअली नेचुरली मेरे प्रैक्टिकल्स ही अच्छे थे, मैं थियरी में थोड़ी सी वीक थी, जो मैं इसलिए मैंने थियरी पे ज्यादा वर्क किया था, बिकॉज आई नो कि मैं प्रैक्टिकल्स में अच्छी हूँ, तो उसमें मैंने ज्यादा वर्क नहीं किया था, मैंने थियरी पे ज्यादा वर्क किया था, तो ये भी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कभी कभी, कोई थियरी में अच्छा होता है एंड प्रैक्टिकल्स में वीक होता है, तो उसको अपने प्रैक्टिकल्स को डेवलप करना पड़ता है, एंड थियरी को भी ऐसा नहीं कि कंप्लीटली छोड़ दे, उसको भी करना तो पड़ता ही है साथ में, बट ज्यादा फोकस फिर किसी और चीज पे करना पड़ता है जिसमें आप वीक हो, सो राइट दैट इज राइट राइट। ऑल्सो। बट अगर अगर आपके पास टाइम है तो आप थियरी स्किप ना करें। अगर आपके पास हाँ, टाइम कम है तो आप प्रैक्टिक। ना हाँ। करे, मेरे पास एक्चुअली नहीं था ये सब करने का टाइम, मुझे बहुत कुछ करना था, तो आई टुक अ चांस, बट टाइम है तो डेफिनेटली करो थियरी। ऑब्वियसली इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सी इंटरमीडिएट में हो, आजकल आपको पता है रिजल्ट कैसा आ रहा है सी इंटरमीडिएट का। या इन हाँ, नेक्स्ट थिंग ऑडिटिंग, 74 मार्क्स इन ऑडिटिंग। कैसे ऑडिट, कैसे किया ऑडिट आपने? में मेरे नंबर ऑफ रिविजन ऑडिट में भी अराउंड 9 to 10 टाइम्स हो गए, एंड पूरा ऑडिट 9 to 10 टाइम्स हुआ है, या फिर एक आध चैप्टर, आई गेस चैप्टर 4 का तो 11 टाइम्स भी हो गया होगा, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट हो गया होगा। एंड उसमें पेपर प्रैक्टिस मैटर्स मोर, एंड आपको क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जैसे ऑडिट में पता होगा केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट आती है, तो ऑब्वियसली। उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, एंड पेपर प्रैक्टिस इज मस्ट इन ऑडिट, मतलब आपका पेपर नहीं छूटेगा ऑडिट में, बट वो 3 घंटे में आप किसी केस स्टडी को पढ़ के आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, ये स्पीड भी तो चाहिए होती है, कभी कभी इसी चक्कर में पेपर छूट जाता है, लाइक ऑडिट का तो नहीं छूटेगा, छोटा होता है पेपर, बट स्टिल पेपर प्रैक्टिस भी ऑडिट में चाहिए, एक रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑडिट में।
आपने तो नोट्स वही वगैरह मैंने कुछ बनाए थे ऑडिट में? नो, आईसीआई की मॉड्यूल ही रेफर की थी मैंने, अपने नोट्स भी नहीं बनाए थे। मॉड्यूल इज द बेस्ट वन फॉर हाँ ऑडिट, बट अब उसमें फिर ज्यादा चिटचैट नहीं करनी है। हाँ बट जब वो एग्जाम का टाइम होता है राइट आफ्टर द पोस्टिंग ऑडिट में आपने कैसे रिवाइज किया था वो? तो एक काम करते हैं, रिवीजन का मैं बाद में बोलता हूँ। 1.5 क्योंकि उसका अलग से मैंने सेगमेंट रखा है। तो ओके ओके। मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने मैंने भी ऑडिट में 68 मार्क्स स्कोर किए थे। मेरा एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम आने इंटरमीडिएट में, अभी ऑडिट में ही है। तो मैंने क्या किया था ओके कि जितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने बड़े बड़े टॉपिक्स है, रिस्क असेसमेंट वाला है या डिफरेंट एंटिटी वाला है, मैंने उसका समराइज नोट बना लिया था कि 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करना है। तो आपने इस हिसाब से कुछ नहीं बनाया था? आपने 1.5 डेज में ऐसा कुछ नहीं किया था? नो एक्चुअली नॉट, बिकॉज मेरे केस में क्या था ना, मुझे ऐसे नोट्स में एंड मोमेंट पे समझ नहीं आता। मेरी एक विजुअल मेमोरी बनी होती है कि मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ से पढ़ा है ना, मुझे वहीं से पढ़ूँ तो ज्यादा ज्यादा बेटर होता है मेरे लिए। तो इन माई केस मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट होता है कुछ लोगों का कि कुछ लोगों को नोट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो दैट यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, आपको अपना खुद से डिसाइड करना है कि मुझे नोट्स अच्छे रहते हैं पढ़ने के लिए, बेनिफिशियल रहते हैं, या मैं मॉड्यूल से पढ़ पाऊँ। मेरे केस में वो था कि मुझे विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है मेरी, तो मैं नहीं कर पाती हूँ किसी और चीज से, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। एंड रिवीजन हो गया था मेरा कंप्लीटली, पूरा ऑडिट रिवाइज हो गया था 1.5 डेज में। वो एक अलग प्लान करना पड़ता है फिर पूरा रिवीजन भी। वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है जिसको जो सुटेबल Yes. लगे उस हिसाब से। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक इंसान ने नोट्स बनाए हैं या बनाए होंगे, नहीं बोल सकते आप, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव है ये सारी चीजें। राइट राइट राइट, ऑडिट हो गया, अभी लास्ट एफएमएसएम। एफएमएसएम एज आई सेड अर्लियर, एसएम में भी पूरा आईसीआई का मॉड्यूल ही किया है मैंने, उसके अलावा कुछ भी रेफर नहीं किया है। पीवाईक्यूज भी शायद मैंने थोड़े बहुत ही देखे हैं एसएम में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो भी ये देखने के लिए कि आईसीआई क्वेश्चंस कैसे पूछती है इसमें। बाकी एसएम पूरा मॉड्यूल में से। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एफएम, एफएम में नए नए सम्स ही ट्राई करने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, दैट्स इट। एंड उसमें ना कभी कभी लोग क्या होते हैं, जो फर्स्ट जो चैप्टर्स है ना, स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एंड इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज भी भूल जाते हैं कई बार। तो फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद रखना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है कि कहाँ क्या यूज होगा। एंड इसके लिए आपको नए नए सम्स ट्राई करने पड़ेंगे, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। फॉर्मूलाज ऐसे याद नहीं हो जाते, आप रट्टा मारोगे नहीं होते याद, एंड मोमेंट पे याद नहीं आते। तो उसकी रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए होती है एफएम में भी। ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल आईसीआई एएफएम एफएम को बहुत टारगेट कर रहे हैं आजकल, कंसेप्चुअल बहुत बहुत बहुत। पूछ रहे इस बार भी ऑपरेटिंग लीवरेज का सम लोगों को ज्यादा टफ लगा था, बिकॉज हैं। लीवरेज सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, एंड उसका ही सम ऐसा आया था। वही सो है, कुछ भी हो सकता है। डोंट प्रेडिक्ट द पेपर, आईसीआई विल या प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। या नेवर प्रेडिक्ट, मतलब पेपर प्रेडिक्शन आप मत ही देखो। यूट्यूब पे भी जो वीडियोस आते हैं ना, वो मत ही रेफर करो इन सब चीजों के लिए, तो खुद तो से इसका ही मतलब करना पड़ता है सब। हाँ, तो आपने बात छेड़ी है तो यूट्यूब वीडियोस की बात करते हैं हम। कि आपने कर रहे रिवीजन रिवीजन वीडियोस, मैराथन वीडियोस, ऐसा कुछ रेफर किया था? ऐसा कुछ फैकल्टीज हैं या thing. सब कुछ मैंने खुद से प्लान किए थे, अपने सारे रिवीजन, सारे टॉपिक्स, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या स्किप करना है, सब कुछ खुद से डिसाइड किया था। एंड स्किप करने के केस में ना आपको कैलकुलेटेड रिस्क, जैसे मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था, वो खुद से एनालिसिस करना है पूरा। मतलब किसी का भी मत रिव्यू ले लो, लाइक मेरे फ्रेंड ने छोड़ा या फिर यूट्यूब पे किसी फैकल्टी ने बोला है, ये नहीं करना है। खुद से देखो, अगर सही लग रहा है स्किप कर दो, नहीं लग रहा है पढ़ो तो उसको। क्योंकि नाउअडेज क्या हो गया है कि एक ट्रेंड बन चुका है, लोग रिवीजन में जब रिवीजन फेज में चलते हैं ना, तो रोज के रोज नए नए वीडियो देखते हैं कि भाई कोई मैराथन वीडियो आ गया है, या स्ट्रेटेजी वीडियोस भी देखते हैं आजकल कि भाई 30 डेज में सी इंटर कैसे क्लियर करे, 40 डेज में कैसे क्लियर करे। तो लोगों का ना एक्चुअली माइंडसेट हो गया आई थिंक कि मतलब उनको लगता है इतनी सारी चीजें कैसे रिवाइज हो पाएगी, बट ट्रस्ट में वो हो जाती है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, बट इतना ओवरथिंक नहीं करना है, जस्ट लेके बैठो, पढ़ो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होता है, हो जाता है वो चीज। अगर शायद वो 1 घंटे में हो जाता हो नॉर्मली, बट अभी आपका मूड नहीं है या फिर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं, बट हो तो जाएगा वो। तो ऐसे नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा इन सब चीजों के चक्कर में कोई यूट्यूब वीडियो खोल के मत बैठ जाओ, आई वुड सजेस्ट खुद से ही करो ये सब चीजें। आई सजेस्ट कि अगर कुछ कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, आप ऐसे नहीं कि बार बार वीडियो रेफर करते जाए। हाँ, बार ऐसा नहीं, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो हाँ, वो मैंने भी कई बार रेफर किए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बट आप अगर मैराथन बैचेस या फिर रिवीजन लेक्चर्स जो बोल रहे हैं ना, तो रिवाइज करने के लिए तो खुद से ही पढ़ना है पूरा। ऐसे सुन के आप रिवाइज नहीं कर सकते, मैं उस चीज के लिए मना कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो डेफिनेटली यू शुड, आप ऐसे ही उसको वेग नहीं छोड़ सकते पूरा। या तो कंप्लीटली पढ़ो या तो कंप्लीटली उस चीज को स्किप कर दो, वेग मत छोड़ो किसी भी चीज को। ये ऑब्वियसली मैं तो भी सबको है। सजेस्ट करता हूँ, अगर आईसीआई को सवाल पूछना है तो कैसे भी पूछ सकती हो। तो एक बार पूरा प्रिपेयर हाँ करके जाओ। अगर कुछ कुछ टॉपिक आपको नहीं आता है तो ऊपर ऊपर के देखिए जाओ कि क्या क्या है, क्योंकि पेपर हाँ पेपर 100% पूरा करोगे तभी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। आपने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, वाई आर एक्सपेक्टिंग के 40 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। मुझे बताओ, जब आप 4 मंथ्स स्टडी पीरियड में गए तो आपका रूटीन कैसा था? आप सोशल मीडिया यूज करते थे कि नहीं? आपका डे इन लाइफ ऑफ जल सा कैसा था?
जलसा तो बिल्कुल भी नहीं था उस लाइफ में। एक पढ़ाई करने का अलग मजा होता है वो था, बट एज सच मैं बोलूँ तो कुछ भी जलसा नहीं था। एंड सोशल मीडिया तो कम्प्लीटली बंद कर चुकी थी मैं, बिल्कुल भी यूज नहीं किया मैंने। एंड लोगों के साथ सोशलाइज होना भी बहुत कम कर दिया था मैंने, लाइक रोज थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, एंड फ्रेंड्स के साथ भी मिलना जुलना बहुत कम हो चुका था मेरा उस टाइम पे। एंड द रूटीन वॉज सुबह उठो, आई गेस अराउंड 7 AM। उसके बाद 1 घंटा फ्रेश होके 8 AM से टिल 12 PM वहां तक का एक स्लॉट था मेरा। उसके बाद लंच, एंड उसके बाद फिर से 2 PM से वापस आई गेस इन द इवनिंग 6:30 PM, या 2 PM टू 6:30 PM। उसके बाद डिनर ब्रेक, एंड फ्रॉम 8 PM टिल 11:30 PM और 12 AM, जहां तक मैं खींच पाती थी उतना तक मैं एक्सटेंड कर लेती थी, बाकी नहीं कर पाती थी। तो यही रूटीन रहा था। कभी कभी होता है कि कुछ ज्यादा भी मैं पढ़ लेती थी, एंड कभी कभी आउटपुट इतना नहीं आता था इतने घंटे पढ़ने के बाद भी। सो इट डिपेंड्स, बाकी अगर एक ओवरऑल रूटीन पूछे तो यही मेरा रूटीन था फोर लाइक जैसे मंथ्स के अपने लिए। 2 PM टू 6:30 PM, तो इंक्लूडिंग ब्रेक्स वगैरह है ना, कि आप कंटिन्यू 4 साढ़े 4 घंटे तक? नहीं मतलब कभी कभी छोटे छोटे ब्रेक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ तो छोटा ब्रेक में ले लेती हूँ, बट वो इट शुड नॉट एक्सीड 10 to 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है वो। ओके, आप ऐसे कितने ब्रेक लेते थे मतलब? रेयरली 1 to 2 ब्रेक्स इन अ डे, मतलब 1 to 2 ब्रेक्स इन अ डे। एंड रेयरली 3 से 4 होते थे मेरे, बाकी तो नहीं होते थे इतने। राइट राइट, तो आपने स्लीप कॉम्प्रोमाइज की थी ड्यूरिंग द पीरियड? क्योंकि काफी लोग क्या यस। बोलते हैं कि ग्लैमराइज करते हैं कि भाई मैंने 14 घंटे पढ़ा है, 16 घंटे पढ़ा है, कल रात तक सोया ही नहीं मैं। मतलब ऐसा वैसा कुछ किया आपने, एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ किया? होता है, कभी कभी हो जाता है, पर मैं एवरेज 6 से 7 घंटे की नींद तो रोज लेती थी, इससे ज्यादा मैंने स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्स के टाइम पे 7 आवर्स स्लीप तो मैंने ली थी, हाँ लास्ट लास्ट में थोड़ा हुआ था मेरा, 4 to 5 आवर्स हो गया था। बट वो लास्ट एग्जाम्स थे, ऑडिट एंड FMSM में हुआ था कि 4 to 5 आवर्स की स्लीप मिली थी। बट उससे पहले आई ट्राइड कि मैं 7 आवर्स एटलीस्ट सो लूँ, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे ना आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, एंड वो नींद पूरी नहीं होती है तो नहीं आता है इतना। तो एग्जाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी मत करना है। दैट इट। यही था। तो अभी आखिरी सेगमेंट में चलते हैं हम, कि बिफोर द एग्जाम और ड्यूरिंग द एग्जाम आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा? सी बिफोर द एग्जाम्स, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एग्जाम के 10 दिन पहले तो बीमार पड़ चुकी थी, तो मैं ये बताऊंगी कि उसका रीजन तो एक डिहाइड्रेशन ही था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अपन को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है पढ़ाई के चक्कर में। ये मैंने गलती की थी तो मैं बता सकती हूँ कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि उस 10 दिन में ना, वो 10 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है, बट मैं नहीं पढ़ पाई थी उस 10 दिन में। तो ये हेल्थ का भी एक ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीना है एटलीस्ट 3 लीटर्स। एंड अपनी स्लीप भी उस टाइम पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ट्राई कि आपकी स्लीप कंप्लीट हो रही है। एंड बाकी खाने पीने में भी ज्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है, बाहर का कुछ ज्यादा ऐसा वैसा नहीं खाना है जिससे अपनी हेल्थ को फर्क पड़े। एंड स्टडी पर भी फोकस करना है, बट इतना नहीं, एंड मोमेंट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम से पहले। अगर आपके 2 रिविजन प्लान किए थे एंड एक ही रिविजन हो पाया, देन इट्स फाइन। आप 1.5 डे में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देन इट्स फाइन। इसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो एग्जाम से पहले थोड़ा चिल मोड में, थोड़ा सा चिल मोड में आ जाना पड़ता है, एकदम प्रेशर में भी आप वर्क नहीं कर सकते एग्जाम से पहले तो। बाकी फिर उसमें थोड़ा इम्पैक्ट करता ही है आप में। राइट राइट, एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी यही था, मतलब हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स में सारे रिविजन कंप्लीट कर पाऊँ। एंड कर भी लिए थे मैंने सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट टैक्सेशन। बट उस टाइम पे भी थोड़ा ऐसे एक प्रेशर ये भी अलग होता है कि आपको सारा रिवाइज करना है, कंप्लीट करना है। एंड उसके साथ आपको एकदम माइंड को भी प्रेशराइज नहीं कर देना है कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो ऑप्शन में वो चीज निकल जाएगी, यही सोच के पढ़ना है उस टाइम पे। तो फिर देखा जाएगा 3 घंटे में जो होगा वो, उस टाइम पे उसका प्रेशर नहीं लेना है, बस पढ़ते ही जाना है। एंड थोड़ा सा एक माइंड को चिल मोड में भी रखना है इस एनवायरमेंट में, एकदम प्रेशराइज भी नहीं करना है, देखा जाएगा जो होगा वो। ये माइंड सेट था मेरा कि अभी मैं पढ़ रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, बस अपना 100% देना है। वही था ये माइंड सेट इस मेरा। माइंडसेट के साथ तो कोई भी रैंक लेके आ सकता है, पास हो सकता है। यस, मेरे साथ अपना 100% देना है आपको, अपने माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है कि मुझे पास होना है, मुझे रैंक लाना है। नो, जस्ट गिव योर 100% एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। बस यही माइंड सेट था। या देयर इज वन कोट ना, कर्मण्य वाधिका रस्ते वाला। या या यही था। या आई एम बिग बिलीवर ऑफ इट। सो जब एग्जाम के जब 4 मंथ होते थे, तो आपको ऐसा लगा था कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, या कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ रिवाइज नहीं हो रहा है वगैरह, ऐसा फेस हो रहे थे? ये सबके साथ होता है, एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है उस टाइम पे कि क्या मेरा हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी। ये सबके साथ होता है, बट
उससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने देना है अपने पर उस चीज़ का। ये सबके साथ होता है एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। द थिंग इज़ कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हो ना, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर आप वो सोच के नहीं पढ़ते हो, पड़े रहते हो, तो डेफिनिटली वही होगा। बट आप वो सबको वो चीज़ इम्पैक्ट तो करती है, बट आप अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है, जो भी हो जाए, मुझे पढ़ना है एंड मेरा माइंड उसको रिटेन कर लेगा एंड ये सोच से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो वो चीज़ नहीं होगी एंड आपको वो एग्ज़ाम के टाइम पे याद आ जाएगी वो चीज़। तो बस सेल्फ डाउट तो होता है कई बार, बट इसको इम्पैक्ट नहीं होने देना है। इतना याद रखना है कि बस अपन को अपना 100% देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। Agree, agree. So, last questions of the day. The one piece of ओके, advice you will give to all the your fellow CA aspirant friends, and which should not be discipline and consistency. ओके। तो एडवाइस तो यही है कि एकदम ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है बच्चे, लाइक जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आती है, वैसे-वैसे प्रेशर लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रेशर मत लो। जस्ट ये ट्राई करो कि मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ। उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे! क्यों पास नहीं होंगे हम लोग अगर हमने अपना 100% दिया है तो। बस यही माइंडसेट से चलना है, थोड़ा-सा चिल रहना है। बीच-बीच में अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा हो रही है पढ़ाई, तो थोड़ा-सा ब्रेक लेके चिल भी करना है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे भी चले जाओ, नो प्रॉब्लम। बट फिर उसके बाद आने के बाद आपको आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे उसको लेवरेज कर लेना है। फिर उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई कर लेनी है। एंड सी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन दैट। बट इसके अलावा भी ये चीज़ होती है कि प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज, नो डाउट। बट प्रेशर में अपने माइंड को एकदम ज़्यादा वो नहीं कर देना है कि वो पढ़ ही ना पाए, उसको मन ही ना हो पढ़ने का। नो, उसको थोड़ा चिल रखो, जिससे उसको पढ़ने का भी मन हो एंड उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो। तो आउटपुट में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप कैसा पढ़ते हो उसकी क्वालिटी मैटर करती है। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन सब्जेक्ट्स एंड उस हिसाब से चलना, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी पूरी प्लान करना एंड उसके हिसाब से स्टडी करना पूरा। दैट्स ऑल। बाकी तो चिल रहो, हो जाएगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो जाएगा, हो जाएगा. So, thank you so much, Chal, for having on our show and giving your time. थैंक यू सो मच अभिषेक, इट वाज़ माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो Thank you एंड so आई much. गेस आई एम द फर्स्ट वन, राइट? Yes, yes, you are the first one. थैंक यू सो मच। So, see you soon.